हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चनपुर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर जो भी कंटेंट अपलोड होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस चैनल का एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। सभी प्लेलिस्ट और वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको जाके देखना है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एपिसोड 2। साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर रहे हैं अपने इन टॉपिक्स में। और आज हम इसके लिए सेकंड एपिसोड लेके आए हैं। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। आपको उसे भी जाके ज़रूर से देखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस जानवर के पास 32 दिमाग होते हैं। अभी 32 दिमाग पढ़ के आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन लेके आ गया, एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी ही आते हैं, 20 पाने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आरआरबी नॉन टेक्निकल में आया हुआ है। क्वेश्चंस हम कहीं से भी उठा के नहीं लाते हैं, वही क्वेश्चंस लाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं आए होते हैं। तो ये आरआरबी नॉन टेक्निकल में आया है, तो इसे छोड़ना नहीं है आपको। और देखिए इसमें मोस्टली लोगों ने गलती की थी और इसका आंसर लगा दिया था, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी टेनोफेरा या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो अब बात करते हैं, मोस्टली लोगों ने आरआरबी नॉन टेक्निकल में इसका आंसर लगा दिया था ऑप्शन बी ऑक्टोपस। क्योंकि हम सब सोचते हैं इसके पास बहुत सारे हाथ होते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे मस्तिष्क भी होते होंगे, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए जोंक। जी हाँ, जोंक। जोंक जो होता है ना, उसके शरीर को बाहरी तौर पर यानी कि ऊपरी रूप से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 या 8 में नहीं, पूरे 102 भागों में उसे डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन इसे आंतरिक तौर पर केवल 32 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 32 भागों में। और इसके प्रत्येक आंतरिक खंड का, प्रत्येक आंतरिक जो भी 32 भागों में विभाजित किया है, उनका अपना एक मस्तिष्क होता है। तो इस तरह से जोंक में कितने मस्तिष्क हो जाएंगे? पूरे 32। और उसी के साथ इसमें 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कितने? 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग जो फीमेल में पाए जाते हैं। और 9 पेयर्स ऑफ टेस्टिस यानी कि 9 जोड़े वृषण भी पाए जाते हैं। 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और 9 जोड़े वृषण। और यही हम आपके लिए स्लाइड में लेके आए हैं। अब देखिए मोस्टली जो टीचर्स हो या जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं। आप उसे नोट नहीं करते हो तो भूल जाते हो। लेकिन हम जो फैक्ट लेके आते हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसे हमेशा अपने पास रखें ताकि आप कभी भी क्वेश्चन को भूल ना पाएँ। आपको उसका कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहे, आपका जब मन करे तब आप देख सकें। तो आपको इन्हें नोट्स ज़रूर से करना है। अगर आप पेन पेपर लेकर नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जाना है, सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है, बस हो गया, आपके नोट्स आपके पास हैं। और उसमें भी आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको इसे याद रखना है ज़रूर से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। ये जो दिए हैं ना, मांस, ऑप्शन बी खट्टे फल, ऑप्शन सी अंडे की पीली जर्दी या ऑप्शन डी ताज़ा सब्जियां, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ताज़ा सब्जियां यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स। देखिए अब विटामिन ई जो होता है ना, ये रासायनिक रूप से क्या, टोकोफेरॉल, ये तो सबको पता होता है ना, टोकोफेरॉल। लेकिन टोकोफेरिनोसॉली टोकोफेरॉल भी होता है। ये क्या क्या होता है? एक तो टोकोफेरॉल होता है और दूसरा टोकोफेरिनोसॉली टोकोफेरॉल भी होता है। ये इसके इस ग्रुप को प्रदर्शित करता है, पूरे ग्रुप को। और विटामिन ई किस किस में पाया जाता है? तो मकई के तेल में, सोयाबीन तेल में, मार्जरीन और ड्रेसिंग अल्फ़ा अल्फ़ा में भी विटामिन ई पाया जाता है। किस किस में? मकई के तेल में, सोयाबीन तेल में, मार्जरीन और ड्रेसिंग अल्फ़ा अल्फ़ा टोकोफेरॉल में पाया जाता है। और विटामिन ई का जो सब जैविक रूप से सबसे सक्रिय रूप होता है, विटामिन ई मतलब जिसमें भी जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से सबसे सक्रिय अवस्था में होता है, वो खाने में दूसरी सबसे आम चीज़ है। अब ऐसी कौन सी आम चीज़ है? तो देखिए एक तो वेरिएंट गेहूँ हो गया। क्या हो गया? वेरिएंट गेहूँ। अब वेरिएंट का मतलब ये देखिए यहीं लिख दिया है मैंने, डिफरेंट स्पीसीज़,
यानी कि गेहूँ की विभिन्न प्रजातियाँ हो गई। अब प्रजातियाँ या प्रजातियों का तेल, आप जो भी यूज़ करते हो, प्रजातियों का तेल भले ही यूज़ ना करो, गेहूँ का तेल कम यूज़ किया जाता है, लेकिन गेहूँ का जो खाने में तो यूज़ किया जाता है ना, गेहूँ की रोटी खाई जाती है, तो उसमें भी आपको विटामिन ई मिल जाता है कुछ मात्रा में। और उसके अलावा कौन कौन, तो सूरजमुखी का तेल, कुसुम के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। और विटामिन ई का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है, ताज़ी सब्जियां मानी जाती हैं। तो आपको ये सब याद रखने हैं और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें जीव संरचना, यानी जीव किस प्रकार से बना है, कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनके अंगों के अध्ययन, वही मैंने कहा ना, अंगों के अध्ययन, यानी कि यकृत का अध्ययन करेंगे, फिर अलग से लार्ज इंटेस्टाइन का अध्ययन अलग करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का अध्ययन अलग करेंगे, यानी छोटी आंत बड़ी आंत का अध्ययन अलग करेंगे। इस तरह से प्रत्येक अंग को डिफाइन करेंगे पार्टिकुलर रूप से, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी क्रोनोबायोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी एनाटॉमी। एनाटॉमी को बोलते हैं आकार की या जीव रचना विज्ञान, जो भी आपको बोलना है, वैसे इसे आकार की बोला जाता है सही रूप से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी एनाटॉमी। उसके अलावा जो इकोलॉजी होती है वो क्या करती है, तो देखिए विज्ञान और जीव और पर्यावरण, इन तीनों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है, किन किन के बीच, विज्ञान, जीव, पर्यावरण, अब ये आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, कहाँ पर ये लिंक हो रहे हैं, मतलब इस तरह के अध्ययन को एक इसमें करते हैं, किसके अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत। उसके अलावा बात कर लेते हैं माइकोलॉजी की। तो जो कवकों का अध्ययन है ना, जैसे कवकों को खाने में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कवकों में कौन कौन से रोग होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जा सकती हैं, इन सब का अध्ययन भी हम माइकोलॉजी में करते हैं। तो ये कवकों से संबंधित होती है। और क्रोनोबायोलॉजी की बात करें ना, तो ये जीव का चक्रीय क्रम होता है ना, जो जीव विज्ञान का चक्रीय शारीरिक घटना से संबंधित शाखा, चक्रीय शारीरिक घटना का इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें बस इसे हल्के में पढ़ना है और केवल यही याद रखना है कि चक्रीय घटना से संबंधित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप को एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल एंटीजन होता है ना एच, जिसके कारण एंटीजन कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ए और बी। अगर ब्लड में एच एंटीजन ना होना तो ए एंटीजन और बी एंटीजन नहीं बनते हैं, तो जो इसीलिए इसे एच कहा जाता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एच ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन ए ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या एच। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी एच। अब देखिए जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है इसमें एच एंटीजन नहीं होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको यहीं पर एक्सप्लेन करते टाइम। तो एच एंटीजन नहीं होने से क्या होता है कि इसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन भी नहीं बनते हैं, और इसी कारण इसको ए बी ओ भी बोला जाता है, क्योंकि ओ में नॉर्मली एच एंटीजन पाया जाता है और ए ओ से इसीलिए अलग होता है क्योंकि इसमें एच एंटीजन नहीं होता है। तो ये दे तो किसी भी व्यक्ति को सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर हम इसे बोल सकते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोगों में पाया जाता है ए ब्लड ग्रुप, सॉरी ए नहीं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। मैं एक का मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही था यहाँ पर, जबकि ओ इससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम ओ को यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। जबकि ए भी ओ का ही एक सब टाइप है, इसमें बस नॉर्मल एंटीजन एच अनुपस्थित होता है। और उसके अलावा क्या खासियत है कि ये केवल किससे, एच ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। देखिए यही हम यहाँ पर लेके आए हैं, तो वही सेम स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और नहीं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। देखिए भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री सबको पता होती है, कल्पना चावला। अब क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल चुका है, पेपर जो होते हैं वो क्लासिकल तरीके से नहीं, पारंपरिक रूप से नहीं, स्टैंडर्ड बनने लगे हैं, एक्सट्रीम लेवल के बनने लगे हैं। तो आपको दुनिया की भी पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी जुंको ताबेई, ऑप्शन सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा या ऑप्शन डी सैली राइड। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा।
जो वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी ना, ये रूस की महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी। और इन्होंने कब 16 जून 1963 को कौन सा हवाई जहाज बॉस 6 जहाज उड़ाने के लिए 400 से अधिक आवेदकों यानी कि 400 प्लस जो भी आवेदन करने वाले थे वो लोग थे। और अंतिम 5 सदस्यों यानी कि फाइनल राउंड में जो इंटरव्यू होता है या जो भी इनका लास्ट राउंड हो, उसमें कितने लोग 5 लोग चुने गए थे और उसमें से ये चुनी जाने वाली महिला थी एक। और इन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरने के परिणाम स्वरूप क्या किया गया, उसके सम्मान के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और इनका पूरा नाम क्या था, तो वैलेंटीना व्लादिमीरोवना टेरेस्कोवा। क्या था, वैलेंटीना व्लादिमीरोवना टेरेस्कोवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर फर्स्ट, ऑप्शन सी एप्पल या ऑप्शन डी चंद्रयान फर्स्ट। तो इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन आर्यभट्ट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की पहली फ्लाइट सबको पता होता है, सॉरी फ्लाइट नहीं, उपग्रह जो सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट है, सबको पता है, 1975 में लॉन्च किया है और बस इसी को आंसर मान लेते हैं। लेकिन ये भी तो पढ़ा करो ना, यहाँ क्या पूछा गया है, संचार उपग्रह, तो आपको संचार उपग्रह के बारे में ही बताना है। तो संचार उपग्रह भारत का पहला कौन सा है? ऑप्शन सी एप्पल है। और एप्पल की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछ ली जाती। तो एप्पल की फुल फॉर्म क्या होती है? एरियन पेलोड पैसेंजर एक्सपेरिमेंट। क्या? एरियन पेलोड पैसेंजर और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी होती है। क्या होती है? एरियन पेलोड पैसेंजर एक्सपेरिमेंट। तो इसे आपको याद रखना है। उसके अलावा एप्पल को एरियन फर्स्ट द्वारा लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, यानी कि प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो एरियन फर्स्ट द्वारा कोरो एक जगह है, कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना से 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 जून 1981 को। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का पंच सिद्धांत कब हुआ था? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे था बराह मेहर, और ये तो सभी को पता है पंच सिद्धांत किसका है, बराह मेहर का है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बराह मेहर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फलित ज्योतिष, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी चिकित्सा शास्त्र या औषधि शास्त्र, ऑप्शन डी शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, बाह्य आकार की। किससे संबंधित है? तो देखिए फलित ज्योतिष से इसका नहीं है संबंधित, इनका है खगोल विज्ञान से। चिकित्सा शास्त्र से हो नहीं सकते हैं और शरीर रचना विज्ञान से भी ये नहीं है संबंधित। किससे हैं? खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय था, उसके अलावा ग्रीक था, उसके अलावा रोमन था, इन सारे खगोल विज्ञानों का मिक्सचर यानी कि एक सारांश या समरी तैयार की थी। किन की? पंच सिद्धांत में ग्रीक, मिस्र, रोमन और भारतीय खगोल विज्ञान का सारांश है। और बराह मेहर कौन थे? तो एक खगोल विज्ञानी के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे। बराह मेहर कौन थे? तो खगोल विज्ञानी के साथ साथ एक गणितज्ञ थे। और जो कब से 505 से 587 ईस्वी तक कहाँ पर? उज्जैन में रहे। 505 से 587 ईस्वी तक कहाँ पर रहे? उज्जैन में रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हरे रंग की कोटिंग जो तांबे के बर्तनों के हवा में संपर्क में आने पर विकसित होती है, किसके निर्माण के कारण होती है? तो आपने देखा होगा कि घर में बहुत बार जो भी तांबे के बर्तन होते हैं ना, उन्हें जब हम हवा के संपर्क में रख देते हैं तो उन पर एक हरी हरी सी परत चढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं करता है, मैटर नहीं करता, उन पर नमी भी आनी चाहिए। तांबे के बर्तनों में केवल वायु के संपर्क में रख दे तब भी एक हरी हरी परत चढ़ जाती है। तो ये क्यों होती है? CO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट के कारण होती है। COH का उल्टवाइज इसके कारण, CO या CuNO2, इनमें से किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CuCO3। अब देखिए कई लोग इसमें COH का उल्टवाइज भी लगा देते हैं क्योंकि रिएक्शन में ए भी बनता है, लेकिन एक गलत है। और यहाँ पर मोस्टली जो गलती हो सकती है वो यही हो सकती है, तो आपको इसे याद रखना है। अब क्या होता है कि जब कॉपर के कितने 2 कण 2Cu किसके संपर्क में आते हैं? एक तो CO2 के संपर्क में आ जाएं और फिर उसी के साथ O2 भी मिल जाए, तो वायु में ये दोनों ही मौजूद रहती हैं, तो ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं? एक तो CuCO
3 का निर्माण कर लेते हैं, CuCO3 का निर्माण कर लेते हैं और उसी के साथ ये बनाते हैं CuOH का होल ट्वाइस। एक तो CuCO3 बना लेते हैं और CuOH का होल ट्वाइस भी बना लेते हैं, जो हरी परत के रूप में विकसित हो जाता है। देखिए सेम यही हम यहाँ पर लेके आए हैं कि जब 2 कॉपर के कण, एक तो जल, हाँ नमी भी होनी चाहिए इसमें, तो किस किस के, नमी के या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब इन तीनों के संपर्क में आते हैं, वैसे नमी इसमें कम रखी जाती है लेकिन नमी ना होने से CuOH का होल ट्वाइस नहीं बनता है और इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं क्योंकि क्षरण इसी से होता है। तो नमी मोस्टली तो नहीं होती है, लेकिन अगर नमी हो तब भी ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, तो जब कॉपर, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन यानी कि खुली वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आता है तो इस पर कौन सा, CuOH का होल ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है और इसी कारण उसका रंग हरा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आयनों का कौन सा कथन सही है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन करूँगा मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन करूँगा और क्वेश्चन है आयनों का कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के घटने से धनायन बनते हैं और सकारात्मक आवेश लाते हैं। देखिए जब भी किसी तत्व पर अगर इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को कम कर दिया जाए तो धनायन बन जाते हैं और सकारात्मक आवेश लाते हैं, क्या ए सही है। या इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ऋणायन बनते हैं और नकारात्मक आवेश लाते हैं। या तत्व पर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो ऋणायन बन जाता है वो और नकारात्मक आवेश लेकर आता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के घटने से धनायन बनते हैं और नकारात्मक आवेश लाते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन के घटने से धनायन बन जाते हैं और धनायन कैसे, नेगेटिव यानी नकारात्मक आवेश लाते हैं। और ऑप्शन चौथा है इलेक्ट्रॉन के बनने से ऋणायन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या, ऋणायन बनते हैं और कैसा, सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश लाते हैं। और इसके लिए ऑप्शन है दोनों सही हैं, 1 और 2, दोनों 3 और 4 सही हैं, केवल 3 सही है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा, दोनों 1 और 2, दोनों 3 और 4, केवल 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दोनों 1 और 2। अब 1 और 2 कैसे सही हैं, तो माना कि इस तरह से कोई तत्व है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, माना कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही अपना दे देगा, देखिए अब यहाँ याद रखना थोड़ा सा, और ये दूसरा तत्व है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए देने वाला कौन होता है, आप किसी को पैसे कब देंगे, तभी ना जब आपके पास धन हो बहुत ज़्यादा। देने वाला हो गया धनी, यानी कि इस पर धन यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और लेने वाला लेता कौन है, जो ऋणी होता है, मतलब जिसे ऋण लेना हो वही, तो ये हो जाएगा ऋणी, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन घटते हैं यानी कि कोई दूसरे को देता है तो वो धनी हो जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलिए और इसी को एक्सप्लेनेशन में हम लेके आए हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिससे क्या, केटायन बनता है। आयन कितने तरह के, 2 होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव आवेश के लिए और एनायन होता है नेगेटिव आवेश के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव हो गया या Mg डाई पॉजिटिव हो गया। और जब कोई परमाणु या कण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसे एनायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन नेगेटिव है या फ्लोरीन नेगेटिव है, इन पर कैसा, नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस रसायन को फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा रसायन है, जैसे फोटोग्राफी होती थी ना पहले, अभी तो नहीं है, एडवांस फोटोग्राफी होने लगी है, पहले फिक्सर के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे चित्र का स्थिरीकरण किया जाता था। नहीं तो क्या है, जब भी आप चित्र को साफ करने बोलते थे ना, चित्र धुलवाने गए हैं, आप उसे धुलवाने लगे, पता चला पूरी इमेज ही धुल गई, तो इसीलिए पहले फिक्सेशन रिएक्शन की जाती थी उसमें एक। तो ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट, ऑप्शन डी वॉरेक्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग फिक्सेशन रिएक्शन यानी कि स्थिरीकरण में किया जाता है। और इस आमतौर पर क्या कहा जाता है, हाइपो और अमोनियम थायोसल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपो और अमोनियम थायोसल्फेट कहा जाता है।
और इस आमतौर पर इसका उपयोग आधुनिक रैपिड फिक्सर, आधुनिक तो नहीं है, थोड़े प्राचीन समय में थे, अब तो मोबाइल कैमरास हो गए हैं तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ती है, में उपयोग किया जाता था। और फिक्सेशन रिएक्शन कौन सी होती थी, जब भी AgX, अब X में क्या होता था, X में हैलाइड होता था, कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य होता था वो आ जाता था X के स्थान पर। हैलोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टिटीन नहीं आता है फिक्सेशन में, क्यों, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो हमें, और इसमें मुख्यतः क्या ये आता है, ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी AgX यानी कि Ag को अर्जेंटन बोलेंगे लेकिन यहाँ पर सिल्वर बोलेंगे, जब भी कोई सिल्वर हैलाइड किसके साथ 2 सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्रिया करती है, उस पर कैसा चार्ज होता है, डाई नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो यहाँ लगा है डाई नेगेटिव है, तो क्या बनता है, AgS2O3 का होल ट्वाइस, और इस पर कैसा ट्राई नेगेटिव चार्ज, प्लस में X यानी कि प्लस में हैलाइड अलग बाहर निकल जाता है, और इसी को बोलते हैं फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण क्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। इसकी गंध किसके समान होती है, सड़े हुए अंडे के समान होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग में, जो भी कच्चे तेल होते हैं, प्राकृतिक गैस होते हैं, उनकी जो भी ड्रिलिंग्स होती है ना, उनमें पाई जाती है। अपशिष्ट उपचार सुविधाओं और शिविरों में भी पाई जाती है, जो भी गटर वगैरह नालियाँ हो गई, सीवेज हो गई, उनमें पाई जाती है। और यह रंगहीन, ज्वलनशील और संक्षारक गैस है। कैसी कैसी है, रंगहीन है, ज्वलनशील है, और यह क्षरण उत्पन्न कर देती है। तो कैसी, संक्षारक गैस है। और हाइड्रोजन सल्फाइड के उच्च स्तर पर समय समय पर संपर्क में आने से, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा मौजूद है जहाँ, वहाँ पर समय समय में संपर्क में जब हम आएंगे तो हमें कोमा की समस्या हो सकती है, मस्तिष्क और हृदय क्षति भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले की घटना थी, एक हमारे सफाई कर्मचारी थे, वो एक शहर की वो गटर साफ़ कर रहे थे या ड्रिलिंग साफ़ कर रहे थे, तो उसमें वो बेहोश हो गए थे। उसका कारण कुछ हद तक क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड भी था। तो इसके लिए हमें पॉल्यूशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष की थी, 1932, 1935, 1840 या 1962। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए 1932 यानी 1932 में इन्होंने कैसे अनावेशित कण, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, की खोज की थी। और जो कहाँ नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, परमाणु के में। और न्यूट्रॉन में लगभग प्रोटॉन के समान ही भार होता है, और कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 यानी कि 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 इतना इसमें भार होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रॉन संख्या कहा जाता है। और न्यूट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखो प्रोटॉन संख्या पता होती है। अब कोई तत्व जब हम स्थिर रखेंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इसीलिए उस पर आवेश 0 मान लेते हैं। किसी भी तत्व की बात करें हम, जब नॉर्मल, जैसे वैसे तो क्लोरीन नेगेटिव होता है, लेकिन जब केवल Cl की बात की जाए तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जब Cl नेगेटिव की बात की जाए तब एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आता है इसमें। लेकिन न्यूट्रॉन का कैसे पता करें, इन पर तो चार्ज भी नहीं होता है। जैसे चार्ज से संतुलित कर दिए जाएँ, आवेश से संतुलित कर दिए जाएँ, तो जो भी उसकी परमाणु संख्या होती है ना, उसे जब द्रव्यमान संख्या में से घटा देते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को जब हम परमाणु संख्या में से घटा देते हैं, तब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ही तो परमाणु संख्या बनती है, द्रव्यमान संख्या बनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का तरंग दैर्ध्य होता है, एक्सरे का जो तरंग दैर्ध्य है कितना होता है, 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन या 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, इसका वैसे तो सब याद रख लेते हैं, लेकिन ऐसे में कितना होता है, जब भी इस तरह के ऑप्शन बन जाए, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं हम इस तरह के संकेत से। कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह के संकेत से। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एक का कोई रोल नहीं है, तो सिंपल कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और इसी को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या किरणें
यहाँ पर स्लैश होना था बीच में, सॉरी नहीं हुआ। तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें या किरणें हैं। गामा किरणें, रेडियो तरंगें, परावैंगनी किरणें या परावैंगनी और ये किरणें यहाँ आ जाएगा, और ये सूक्ष्म तरंगें। ये पता नहीं आज टाइपिंग में कैसे इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो गई, लगातार 2 मिस्टेक, कोई बात नहीं। ये किरणें जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो परावैंगनी किरणें या सूक्ष्म तरंगें। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए, गामा किरणें। अब देखिए आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो गामा किरणें और दूसरे रेडियो तरंग। गामा किरणें कैसे याद रखनी है? कि गामा किरणों की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है, अधिकतम ऊर्जा से संचित, मतलब जो वो विचलन चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती हैं, और तरंग दैर्घ्य इनकी न्यूनतम हो जाती है, और उसके अलावा इनकी आवृत्ति भी अधिकतम होती है। अब देखिए तरंग दैर्घ्य इनकी न्यूनतम हो जाती है, यानी कि इस तरह से जब ये ऐसे ऐसे जाएंगी तो ये बहुत दूरी पर नहीं जाती हैं, ऐसे नहीं करेंगी, ये वहीं पास पास जाएंगी। जब तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, ऊर्जा भी अधिकतम है आपके पास, और आपको ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना, विचलित भी नहीं होना बहुत ज़्यादा पथ से, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना ज़्यादा कंपन करते हुए, तो आप कैसे स्ट्रेट जाएंगे, और स्ट्रेट जाएंगे तो आपकी गति बहुत तेज़ होगी। इसलिए जो गामा किरणें हैं ना, वो किसी भी सतह के आर पार चली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक याद रखना है। दूसरा रेडियो तरंगें, इनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, ऐसे 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 बहुत दूर तक जाती हैं, इसलिए तो रेडियो तरंगें सिग्नल भेजती हैं, क्योंकि ये हर एक स्थान तक फैलती हुई जाती हैं, तो पहुँच जाती हैं आराम से, और इनकी आवृत्ति भी न्यूनतम होती है, तो इनमें बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा किसी के आर पार नहीं जा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो लाइपेज एंजाइम है वो कहाँ उत्पादन होता है उसका? फेफड़े द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, यकृत द्वारा, या अग्न्याशय द्वारा? देखिए कुछ लोग इसमें आंसर लार ग्रंथियाँ लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी, अग्न्याशय। जो अग्न्याशय होता है वो लाइपेज का उत्पादन करता है, और लाइपेज क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड यानी मुक्त फैटी एसिड, और पागल नहीं होगा यहाँ, पागल गलती से लिख दिया, फ्री फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये पागल पता नहीं कहाँ से आ गया, लगता है आज हमारे टाइपर मतलब जो भी टाइपिंग वाले भैया थे उनके सिर में दर्द था, तो पता नहीं क्या क्या टाइप कर गए वो। तो फ्री फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और लाइपेज एंजाइम अग्न्याशय के स्राव में मौजूद होता है, और वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? अग्न्याशय के स्राव में, यानी कि अग्न्याशय से जो भी रस वगैरह निकलते हैं उनमें लाइपेज भी होता है, और किसके लिए मौजूद होता है? तो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ बताया ना ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड किसका एक रूप है? ट्राइग्लिसराइड किसका एक रूप है? फैट का, वसा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना है। अब में से कुछ लोग देते नहीं हैं, तो ये बहुत गलत बात है, आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन है केल्विन, क्या मापने की इकाई है? डैश मापने की इकाई है, मतलब कि रिक्त स्थान भरना है आपको। घनत्व मापा जाता है केल्विन से, दाब मापा जाता है, द्रव्यमान मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। केल्विन से आखिर मापा किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है, और आपको पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लॉकडाउन या किसी भी अन्य चीज़ से घबरा के। देखिए कोरोना वायरस से बड़ी बड़ी भी डिसीज़ आई हैं बहुत समय पहले, हैज़ा हो गया, प्लेग हो गया। अब आप कहेंगे बात सर ये हैज़ा कैसे बड़ी डिसीज़ हो गई? तो देखिए उस टाइम जब हैज़ा का उपचार नहीं था ना, तब हैज़ा बहुत बड़ी डिसीज़ थी। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, उपचार आ गया है, तो ये हमें छोटी सी लगती है। इसी तरह जब कोविड-19 का भी हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, तो ये भी छोटा सा एक जुकाम ही लगेगा हमें। तो आपको इससे घबराना नहीं है, और ये मत सोचना है कि हो सकता है 3-4 महीने जॉब ना निकलें, कोई बात नहीं है ना। जिस तरह देखो 2 लोग होते हैं, और अगर वो जंगल में लकड़ी काटने गए और किसी एक की कुल्हाड़ी, मतलब दोनों को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया गया, और एक ने कुल्हाड़ी रख दी, और बारिश हुई, उसकी कुल्हाड़ी में जंग लग गई, कुल्हाड़ी बेकार हो गई। जबकि दूसरा जो व्यक्ति था ना, उसने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता रहा, तेज करता रहा, और इतनी धार आ गई कि जैसे ही बारिश रुकी और उनसे कहा काटो, उसने फटाक से पेड़ काट दिया। तो उसी तरह आपको भी अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करते रहना, तेज करते रहना है, जिससे जब भी एग्ज़ाम हो ना, आप बड़ी आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ, ना कि आपकी कुल्हाड़ी ही टूट जाए, उस पर जंग लग जाए। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है आपको, बेल आइकन हिट करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। आप लोग करते नहीं हो, ये बहुत बुरी बात है।
आप लोग वीडियो देख के कुछ लोग चले जाते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं कल फिर एक नए कॉन्सेप्ट एक नई वीडियो के साथ।